तो दोनों देशों के बीच में जो 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसके दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले के दृश्य हैं और दोनों देशों के बीच में किस तरह से जो संबंध हैं उनको बदलती परिस्थितियों में किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और जिन क्षेत्रों में पहले से साझेदारी चल रही है उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, नए क्षेत्रों को किस तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत यहाँ पर हुई है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। इस पर सभी की निगाहें, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इसके आउटकम पर भी चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ उनके जापानी काउंटरपार्ट जापान के प्रधानमंत्री वो इस प्रतिनिधिमंडल की स्तर की जो वार्ता हुई है, समिट है, इसमें शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण। तो लगातार इस बात की बात हो रही है कि ये जो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है इनमें किन मुद्दों को लेकर के बात हुई है। इसका दायरा समुद्री सुरक्षा से लेकर आपदा राहत और अंतरिक्ष सहयोग तक बढ़ा है। इसके साथ ही साथ ये जिस तरह से जो नई महत्वाकांक्षाएं निर्धारित की जानी है उसको लेकर के भी बहुत सारी निगाहें इस बात पर है कि आखिर क्या कुछ नया निकल कर आता है। सेमीकंडक्टर उत्पादन से लेकर के एआई का जो क्षेत्र है उसमें क्या कुछ समझौते होते हैं, ये देखने की बात है। साथ ही साथ जापान की उन्नत तकनीक से मजबूत सप्लाई चेन तैयार की जा सकती है भारत की क्षमताओं को इसमें जोड़ते हुए। इन चीज़ों पर लगातार सभी की निगाहें हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है इस समिट में। और इसके साथ ही साथ जो निवेश की बात हो रही है, जो व्यापार की बात हो रही है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के साथ साथ बिजनेस टू बिजनेस जो B2B कॉन्टैक्ट्स हैं उसको बढ़ाने की जो बात हो रही है, ये लगातार देखने को में मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत नंबर ऑफ एरियाज़, जिस तरह से हमारे संवाददाता अजय मिश्रा अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बहुत सारे MOUs ऐसे हैं जिन पर हस्ताक्षर होने हैं। और इसके साथ साथ इस मीटिंग में, इस समिट में ये तय होगा कि आगे की राह किस तरह से हम उसको लेकर के जाना है। ये बातें भी इस समिट में तय होंगी। बिल्कुल निखिल, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो जापान के एक अखबार को लिखित साक्षात्कार दिया है उसमें एक तरह की पूरी रूपरेखा है कि दोनों देश किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने उसमें कहा है कि 2008 में हस्ताक्षरित भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र के संशोधित संस्करण से इंडो पैसिफिक को सुरक्षित और स्थिर बनाने की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। और हमारे साथ एक नए मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं जितेंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। त्रिपाठी साहब, अब से कुछ देर बाद हमें ये पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से नए समझौते हैं जो दोनों देशों के बीच में हुए हैं वहाँ पर। क्या कुछ आपको लगता है कौन कौन से ऐसे समझौते हो सकते हैं, किन क्षेत्रों में नए विकल्प दोनों देश तलाश सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो मुझे लगता है कि ये समझौते इससे समझौता होगा कि E10 सीरीज का शिंकानसेन बुलेट ट्रेन जो है वो भारत और जापान एक साथ ही उसको लॉन्च करेंगे। तो मेरे ख्याल से उस पर समझौता होगा। प्लस इसके साथ समझौता मेरे ख्याल से डिफेंस प्रोडक्शन में ज्यादा होगा। लेगेसी टाइप के तो कंडक्टर हम जापान के साथ बना ही रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से और सेमी कंडक्टर से उससे ज्यादा समझौता होगा, क्योंकि सेमी कंडक्टर विश्व का 30% जापान बनाता है और सेमी कंडक्टर्स के लिए जो मटेरियल होते हैं जरूरी, वो विश्व का 48% जापान मुहैया करता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे दोनों देशों के बीच हो सकता है। फिर भूकंप विरोधी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जापान मशहूर, भूकंप विरोधी इमारतें, मेरे ख्याल से उसके विषय में समझौता हो सकता है। और जापान ही देखिए एकमात्र ऐसा देश है
जिसने कि भारत के साथ 2+2 फॉर्मेट में डिफेंस का करना 2+2 फॉर्मेट में मैकेनिज्म में जिससे वार्ता की है। तो ये भी हो सकता है कि हम इस मामले में, डिफेंस के मामले में और आगे बढ़े। कुछ और चीजें जापान की रेट गन वगैरह है, या जापान का हमने यूनिक्रॉन मास्क तो बना ही रहे हैं। प्लस देखिए जापान का जो JICF जापान इंडिया कोऑपरेशन फोरम, वो भारत के नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, और वहाँ के विकास के लिए मेरे ख्याल से और भी ज्यादा इसमें फंडिंग की। सुरक्षा सहयोग संबंधित संयुक्त घोषणा एवं अगले दशक के लिए भारत जापान संयुक्त विजन के दस्तावेजों का आदान प्रदान। 交換で、はい、交換してお願いいたします。お写真はよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、続きまして、日本インド外務省間の協力覚書の交換をいたします。交換者は岩屋。The Ministry of External Affairs, Republic of India. Exchange will be done by Foreign Minister Iwaya and Foreign Secretary Misri. समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान, इसके लिए जापान की ओर से विदेश मंत्री श्री इवाया और भारत की ओर से विदेश सचिव श्री मिश्री से आग्रह करती हूं कि वो यहां आए। Photo shooting, please. 続きまして、Next, Japan-India Digital Partnership 2.0, a joint declaration of intent on clean hydrogen and clean ammonia, memorandum of cooperation in the field of mineral resources to be exchanged by Minister Mittal of METI and Foreign Secretary Misri. संबंधित समझौता ज्ञापन, हाइड्रोजन अमोनिया संबंधित जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, खनिज संसाधन संबंधित समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। जापान की ओर से अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री श्री मितो और भारत की ओर से विदेश सचिव श्री मिश्री। Thank you very much. Next, memorandum of cooperation on the joint crediting mechanism exchanged by Minister of Environment Asao and Ambassador Siri George. के लिए जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म को शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन, इसके लिए जापान की ओर से हैं जापान के पर्यावरण मंत्री श्री आसाओ और भारत की ओर से जापान में भारत के राजदूत श्री जॉर्ज। Could you come to the center? Thank you very much. Lastly but not least, implementation agreement concerning joint lunar polar exploration mission. Mr. Matsura from JAXA and Ambassador George. कार्यान्वयन व्यवस्था का आदान प्रदान जापान की ओर से मात्सुमुरा श्री मात्सुमुरा, भारत की ओर से श्री सीबी जॉर्ज। Thank you very much. This is the end of the exchange ceremony of documents. आज का दस्तावेज आदान प्रदान समारोह यहीं समाप्त होता है। May I invite the two leaders to come up to the podium. Now we would like to have joint press announcements by the two leaders.
First of all, Prime Minister Ishiba and then Prime Minister Modi in that order. So Prime Minister Ishiba, please. Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar. I would like to sincerely welcome Prime Minister Modi and his delegation for their visit to Japan. 6 years ago, in August, I had the pleasure of visiting Varanasi by the river Ganga, which is the largest sacred land of Hinduism and also the sacred land of Buddhism. I was in awe of the Indian history of time immemorial. When I think back, the two countries have started its relationship back in the 6th century when Buddhism was introduced into Japan. We have had long-term relationship crossing the sea, and culturally and spiritually we were able to influence each other. And such positive influence-based relationship have not changed at all today. India now has the world's largest population and has a dramatic economic growth. And India is bringing transformation to the whole world through innovations. Japan can also boast of advanced technology leading the world's growth. When we think about Japan and India relations going forward, we need to take advantage of each other's strengths to bring solutions to our challenges and to help each other, or to think about possible solutions for the next generation's challenges where no answer is seen today, to bring wisdom together, to co-create solutions. And that, I believe, would be the benefit for both of our countries in having complementary and mutual relationship. Now, Japan and India shares the fundamental values, and in the Indo-Pacific region, we need to maintain free and open international order based on rule of law. We share the responsibility to strengthen such an international order as we see increasing opaqueness in the international circumstances. Japan and India need to bring on strengths together for peace and stability of the region. Prime Minister Modi visited Japan as Prime Minister back in September of 2014 for the first time, and the two countries agreed to have special strategic and global partnership. In the past 10 years, we have been able to see advancement in broad-based areas. At our meeting here today, based upon such accumulation, we were able to have exchange of views on how to advance our relationship forward in the coming 10 years. Now, first of all, cooperation in security arena. In order to secure peace and stability for the Indo-Pacific, we need to deepen cooperation between the defense authorities between the two countries. 23 years ago, back in 2003, I visited India, the first time for Director General of the Japanese Defense Agency had to visit India. Compared to then, Japan and India security cooperation have deepened dramatically, and we are seeing advancement of the possible transfer to be realized to the Indian Navy on Unicorn, United Combined Radio Antenna. In order to support such a cooperation, we have adopted the Japan-India Security Cooperation the declaration, and there are shared issues of economic security, and we will start the economic security initiative to strengthen the partnership to bring the resilience for the critical commodity supply chain. Second, to promote investment and innovation. India has a vast market with great potential. In order to bring in the vitality of India, that would grow the Japanese economy. For Japan's investment and technology transfer to be proceeded with, that would be conducive for the Make
can India make for the world by Prime Minister Modi. And I believe that there will be further the values to be brought about with the semiconductor and artificial intelligence, Japan-India Digital Partnership 2.0, as well as Japan-India AI Cooperation Initiative Giant will be launched, and Japanese startup businesses and the Indian business to be further developed. And we will also promote space cooperation. We will also together address the conducive climate for businesses to be achieved. And we have set forth the target of 10 trillion investment in order to support the private sector investment from Japan to India. High-speed rail is a flagship project between the two countries, and we have agreed to further promote cooperation. And we will launch a next-generation mobility partnership with the aim to further expand our cooperation for the next-generation energy as well as disaster risk reduction and digital area. Thirdly, compared to the close relationship between two countries, there is still a lot of space to grow for traffic and exchange of the people. Of course, the Indian STEM talents are highly competent, but the Indian students coming to Japan to study are less than 2,000. We need more high-skilled talents from India for the growth of Japanese economy and for the revitalization of the local communities. Japan-India Institute of Manufacturing by Suzuki in India should be further promoted to have craftsmen being trained, and which would further support the growth in India. And we will have the action plan to have better flow and training of the mutually complementary talents on both directions. In 2027, we'll be celebrating the 75th anniversary for our diplomatic relationship. In autumn, we will have Japan the month, and we will further address the strengthening of relationship. And we have adapted the Japan-India joint division. We will have the further discussion at the working dinner following this. Thank you. Your Excellency, प्रधानमंत्री इशिबा, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के मित्रों, नमस्ते। कौन बनवा? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री इशिबा का उनके आत्मीयता भरे शब्दों और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रांग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हमने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है।
भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमारा ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म ऊर्जा के लिए एक बड़ी जीत है। इट शोज दैट आवर ग्रीन पार्टनरशिप इज एज स्ट्रांग एज आवर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसी दिशा में हम सस्टेनेबल फ्यूल्स इनिशिएटिव्स और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी शुरू कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में एक व्यापक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। हमारी सक्रिय भागीदारी पृथ्वी की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष में भी मानवता की प्रगति का प्रतीक बनेगी। फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज, इसके एक्शन प्लान के तहत अगले 5 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में दोनों तरफ से 5 लाख लोगों के आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें 50,000 स्किल्ड भारतीय जापान के अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देंगे। भारत और जापान की भागीदारी दिल्ली और टोक्यो तक ही सीमित नहीं रहेगी। अब भारतीय स्टेट्स और जापानी प्रीफेक्चर्स इसके बीच संस्थागत सहयोग के माध्यम से जुड़ाव और गहरा होगा। इससे ट्रेड, टूरिज्म, एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस के नए द्वार खुलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। फ्रेंड्स, India and Japan partnership is rooted in mutual trust, reflects our national priorities, and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry
a common dream of peace, progress and prosperity of our peoples and for the world. Excellency, आपकी मित्रता के लिए मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अगली एनुअल समिट के लिए आपको भारत यात्रा का सादर आमंत्रण देता हूं। अरिगातो गोजाइमासु। धन्यवाद। This ends the Japan-India joint press announcements. Thank you very much for joining us.